हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्पर के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, वेनेबल जैन वहां से एक स्टिक को निकालता है और उसे देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि इस स्टिक के ऊपर लिखा होता है नंबर 1, यानी कि सबसे पहली फाइट डीमन स्कीमिंग सेक्टर की होने वाली है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही वेनेबल जैन वहीं पर ही उस स्टिक को देख के मुंह बना के खड़े रहता है। तभी उसके पीछे से दूसरे वेनेबल उसे कहता है, हमें भी तो बताओ कौन सा नंबर आ चुका है। जो सुनने के बाद वेनेबल जैन हंसते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे, लगता है आज मेरी किस्मत खराब है, मैंने गलती से नंबर 1 को चुन लिया है। जो सुनने के बाद बाकी के दोनों वेनेबल थम्स अप करते हुए कहता है, आप तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, आप इतनी ज्यादा महान है कि आप हमें इस डेंजर सिचुएशन में फंसा दिया है। और दूसरी तरफ कॉर्नराउ के एल्डर एक स्टिक को बाहर निकलकर बहुत ही ज्यादा खुशी होते हुए उसे कहता है, अफसोस है मुझे, मैं तो मेरी संप्रदाय की पूरी शक्ति को दिखाना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कैसे उनके साथ कर सकता था, क्योंकि इसमें तो मेरा कोई हाथ नहीं। डीमन स्कीमिंग सेक्टर पहले से ही हारना चाहता है। मैंने उन लोगों से कहा था वो लोग यहाँ पर मत आए, और उन्होंने वास्तव में वाकई में मेरी बात को मान ली। मुझे अफसोस है कि मुझे आप लोगों से इतनी आसान जीत लेनी पड़ी। और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मुझे वाकई में बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है, मैंने वहाँ पर तुम्हारे डिसेबल को कहा ही क्यों था। तभी फेरिशी रोहुआ आकर वेनेबल जैन से पूछता है, क्या मैं डीमन स्कीमिंग सेक्टर के डिसेबल समय पर यहाँ पर ना आने की कारण जान सकता हूँ। और बीस टीमिंग सेक्टर के एल्डर से कहता है, जबकि डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग यहाँ पर समय पर नहीं आ चुका है, इसीलिए क्या तुम हमसे लड़ना चाहोगे। और ये बात सुनने के बाद वेनेबल जैन उससे कहता है, तुम सचमुच बहुत ही ज्यादा दयालु हो लड़की। और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए एल्डर जैन दूसरे एल्डर से कहता है, मिस्टिकल हेवन सेक्टर के लोग हमारी जगह लेने के लिए तैयार है, क्या वो लोग पहले लड़ सकते हैं। जो सुनने के बाद राइटियस सेक्टर के ओल्ड एल्डर उस एल्डर से कहता है, बकवास बंद करो, हम कब सहमत हो चुके हैं। और डबल ड्रैगन गैदरिंग के एल्डर से कहता है, एल्डर मेरे शिष्य नहीं जानती है वो कब कहाँ पर क्या बोल रहे हैं, और हम नहीं चाहते हैं हम पहले आकर लड़े। और दूसरी तरफ रोहुआ से कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आ चुके हो और अब यहाँ पर खड़े क्यों हो, जल्दी से पीछे हट जाओ। जो सुनने के बाद रोहुआ पीछे हट जाती है, जहाँ पर हमारी चूचू उससे कहता है, सीनियर सिस्टर अब इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में हम एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए किसी भी सेक्टर को दया दिखाने की जरूरत नहीं है, और इसके अलावा इस जैसे छोटी सी दिक्कत उसे रोक नहीं पाएंगे। और ये बात सुनने के बाद रोहुआ अपने मन के अंदर सोचता है, क्या चू किंगचैंग युवा मास्टर जूफेन की तरफ नहीं है, और उसे इस बात से कोई आपत्ति क्यों नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है उनका जो प्यार था वो नफरत में बदल चुका है। दूसरी तरफ वेनेबल जैन राइटियस सेक्टर के उस एल्डर से कहता है, हे बूढ़े आदमी, तुम खुद को एक अच्छा आदमी और धर्मी शासक मानते हो, तुम तो इस बच्चे से भी बदतर हो। और जो सुनने के बाद वो एल्डर कहता है, हमारे दो संप्रदाय के बीच कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहता है, तुमने स्पष्ट रूप से वहाँ पर मुझे कहा था, ये बस आप लोगों के लिए एक दूसरे के साथ टकराना है, कोई आम सी बात, और हम दोनों केवल एक ही रास्ते पर चल रहे थे, तो फिर इसमें गलत क्या है। और वहाँ पर तुम्हारे दोनों सेक्टर आपस में टकराया, तो इसमें मेरी क्या गलती, इसीलिए मैं तुम्हारा कोई कर्जदार नहीं हूँ। और जबकि हम यहाँ पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, इसीलिए ये चीज दुगना हो चुका है। यहाँ पर हमें आपके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर आप लोगों को किसी भी तरीके से मदद नहीं करना चाहिए। और ये कहते हुए ही वहाँ से चले जाती है, जिसे देखने के बाद यानमो कहता है, ये क्या, कितना धार्मिक संप्रदाय है, ये तो सिर्फ पाखंडी और किदगण लोगों का समूह है। मैंने पहले से ही कहा था, राइटियस सेक्टर के लोग बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं, वो सिर्फ राइटियस होने का भांग करती है, यह तक कि मुझे भी डीमन स्कीमिंग सेक्टर के ऊपर दया आ रही है। और अपने मन के अंदर सोचता है, हम दोनों की टकराव की वजह से वो इस वजह से लड़ भी नहीं सकते हैं, ये कितना ज्यादा शर्म की बात है। अफसोस है, मैं चाहता था मैं उस लड़के को दोबारा देखूं। और दूसरी तरफ डीमन सोल सेक्टर के लोग तिंजू के प्रिंसेस एरिना की तरफ ही देखने लगती है, जहां पर अनाउंसर कहता है, क्या डीमन स्कीमिंग सेक्टर के डिसेबल आ रही है या फिर नहीं। अगर वो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं तो फिर ये राउंड रद्द हो जाएगा और दूसरे पक्ष को विन घोषित कर दिया जाएगा। जो सुनने के बाद वेनेबल जैन भी अपनी मुंह घुमा लेती है और अफसोस करने लगती है। और ये देखने के बाद अनाउंसर कहता है, तो ठीक है, इस राउंड की विजेता है और इतना कह ही पाता है कि तभी गेटकीपर कहता है, डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग पधर रहे हैं।
जो सुनने के बाद वेनेरेबल जैन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर उस तरफ ही देखने लगती है। तभी दरवाजा खोलता है और डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी डिसेबल अंदर आने लगती है और उन सभी डिसेबल को देख के ऐसा लगता है कि मानो वो सभी लोग ही अंडों से अभी अभी बाहर निकला है। अगर हम इंसानों की बच्चे की बात करें तो फिर वो जन्म होने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसे अपनी माँ ही खाना खिलाता है। और दूसरी तरफ हम एक चूजे की अगर बात करें तो फिर वो अंडे से निकलने के बाद ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इतना स्ट्रांग होती है कि वो खुद ब खुद चल सकती है और खुद के लिए खाना भी ढूंढ सकती है और उसके अंदर डर नाम की कोई चीज भी नहीं रहता। वो बड़ी से बड़ी चीज को भी पंगा ले लेता है और जूफेन की टीम भी बिल्कुल ऐसा ही बन चुका है। वो सभी लोग ही अंदर आने लगती है, जिसके सबसे आगे आगे हमारा जूफेन आने लगती है और बड़े स्टाइल के साथ जूफेन के पीछे पीछे सभी लोग ही आने लगती है, बिल्कुल एक राज्य की राजा की तरह। और वहाँ पर आके जूफेन सबसे पहले कहता है, मुझे माफ कर दे, मैं थोड़ा देर से आया हूँ। और दूसरी तरफ डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी डिसेबल को देख के जोआंटियन सेक्टर के फर्स्ट प्रिंस बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी सारे डिसेबल होती है वो सभी लोग ही इथियल स्टेज के कल्टिवेटर होती है और अपने मन के अंदर सोचता है यहाँ पर क्या चल रहा है। ये सभी लोग ही 3rd लेवल इथियल स्टेज के मास्टर है, जिनमें से कुछ तो 6 और 7 लेवल की इथियल स्टेज के मास्टर है। टाइजिंग, कुइलेंग और हुमियर सभी लोग ही इथियल स्टेज की 7th लेवल पर पहुंच चुका है और दूसरी तरफ यूलिंग और कुइलेंग इथियल स्टेज की 2nd लेवल पर पहुंच चुका है। और वो अपने मन के अंदर सोचता है, डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी डिसेबल के अंदर आधे से ज्यादा लोग तो इथियल स्टेज की 5th लेवल से भी अबव है। अब इसे देखने के बाद मुझे लगता है समस्या सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर नहीं बल्कि पूरी टीम के अंदर ही है। और पीछे इंटेलिजेंट टीम के हेड से कहता है, डीमन स्कीमिंग सेक्टर के आधे से ज्यादा से लोग इथियल स्टेज के कल्टीवेटर है। उस समय तुम सभी लोग वहाँ पर जाके किस तरह की परीक्षण को किया था? तुम लोग तो वहाँ पर इस महत्वपूर्ण बुद्धिमत्ता को भी पकड़ नहीं पाए हो। जो सुनने के बाद वो बंदा कहता है, भाई मेरी बात का यकीन करो, जब मैं वहाँ पर गया था तो सबसे ज्यादा जो हायर कल्टीवेटर थे वो भी सिर्फ रेडियन स्टेज की 8 और 9th लेवल की मास्टर थे। मैं नहीं जानता वो लोग इतने कम समय में इथियल स्टेज की 3rd लेवल पर कैसे पहुंचे। जो सुनने के बाद जोआंटियन सेक्टर के जो फर्स्ट प्रिंस रहता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। क्या तुम लोग जब वहाँ पर गए थे तब वहाँ पर कोई भी इथियल स्टेज की कल्टीवेटर नहीं था? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर मैं तुम्हारी बात करूँ तो फिर तुम हमारी सेक्टर के सबसे ज्यादा और कीमती रिसोर्सेस का यूज करके अभी अभी इथियल स्टेज पर पहुंच चुके हो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो निचले लेवल के सेक्टर होने के बावजूद अपनी सभी डिसेबल को इतनी जल्दी कैसे इथियल स्टेज पर पहुंचा सकते हैं? और यहाँ तक कि ये लोग तो इथियल स्टेज की 6 और 7th लेयर पर भी है। जो सुनने के बाद सेकंड प्रिंस कहता है, भाई मुझे कैसे पता होगा? आप 3rd प्रिंस से भी पूछ सकते हैं वहाँ पर क्या हुआ था, वो भी आपको यही सारी बात बताएगा। तभी 3rd प्रिंस अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर ये सब लोग वही है, लेकिन मुझे नहीं पता वो इतनी जल्दी इथियल स्टेज पर कैसे पहुंच सकते हैं। पिछली बार मैंने इन सभी लोगों को धूल चटा दिया था। और उनके सभी बातों को सुनने के बाद फर्स्ट प्रिंस थोड़ा सोचते हुए उन दोनों से कहता है, हम अब और अधिक समय तक डीमन स्कीमिंग सेक्टर को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो न केवल हमारी स्थिति के लिए खतरा है बल्कि हमारी स्थान लेने में भी पूरी तरह से सक्षम है। हमारी योजना के अंदर बदलाव लाना होगा। हमें हर संभव प्रयास करना होगा ताकि हम लोग मिडिल 3 सेक्टर के अंदर लोअर पर न आए। अगर हम लोग मिडिल 3 सेक्टर के अंदर मिडिल पर रहेंगे तो फिर हम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्टर के खतरों से बच सकते हैं। और ये बात सेकंड प्रिंस और 3rd प्रिंस ध्यान से सुन रहा होता है। तभी फर्स्ट प्रिंस 3rd प्रिंस से कहता है, तुम लोगों ने जिसका जिक्र किया था वो कहाँ पर है? क्या वो 6 इथियल स्टेज के लोगों में से एक है? जो सुनने के बाद हान जूफेन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, नहीं भाई, बल्कि ये वही बच्चा है। उसके लोअर कल्टीवेशन होने के बावजूद वो एक राक्षस है, इसीलिए उसकी कल्टीवेशन पर मत ध्यान देना आप। और जूफेन की तरफ देखने के बाद फर्स्ट प्रिंस अपने मन के अंदर सोचता है, जबकि उसके पीछे पीछे सभी इथियल स्टेज के लोग चल रहे हैं, इसीलिए उस सभी लोगों से ज्यादा इसकी ताकत होंगे। उसकी ताकत वो जो दिखा रहा है उससे कई अधिक ज्यादा होंगे। और उसे देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रही है, जो कोई भी उसकी कल्टीवेशन को देखकर हल्के में लेगा उसके इसका फल को भुगतना पड़ेगा। ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है।
ये बिल्कुल एक ट्रू डीमन है जो कि अपने पावर को छुपा कर रखती है और समय आने के बाद एक ज्वालामुखी की तरह बिल्कुल फूट पड़ता है। इसी के साथ ये वाला वीडियो वहीं पर एंड कर दूंगा। गुड बाय।